जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे और 2-3 वीडियोस अपन ने पहले देख लिए हैं। उसके परिचय के ऊपर, पुष्प की संरचना, जो सहायक अंग है उसकी अपन ने थोड़ी सी बात की थी। और आज के सेशन में अपन बात करेंगे परागकण की, पोलेन ग्रेन की। इससे पहले अपन ने लघु बीजाणुधानी वगैरह देखा था और साथ साथ में एक और टॉपिक देखा था, छोटा सा लघु बीजाणु जनन, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे अपन ने कहा था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन जो अपन ने देखा था, उसका मेन जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो आपके पास कौन सा है? परागकण है। ठीक है, पुराना आपने देख लिया होगा, एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो परागकण जो है किसका उत्पाद है? लघु बीजाणु जनन, ठीक है, उसका जो है उत्पाद है, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो परागकण है। तो परागकण के बारे में भी जानना जरूरी है, ये क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है, तो वो अपन बात करेंगे आज के सेशन में। तो आप देखिएगा पूरा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा। किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं नीट में, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, जिससे आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं परागकण, या जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं पोलेन ग्रेन। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, एक शब्द अपन यूज में लेते हैं, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है पादप जगत, उसमें एक शब्द अपन यूज में लेते हैं, युग्मकोद्भिद, ठीक है, गेमेटोफाइट जिसे अपन बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। तो जो परागकण है वो आपके पास क्या है? नर युग्मकोद्भिद है। ये क्या है? नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद है ये। अब इस शब्द को समझना जरूरी है, वैसे तो आपने समझा बहुत अच्छी बात है, पहले के जो चैप्टर से जिसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है, मेल गेमेटोफाइट इसे अपन कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। नर तो समझ में आता है, युग्मक का उद्भव करने वाला, मतलब आगे चलकर नर युग्मक जो होगा वो आपके पास परागकण ही यहां पर होगा। हमारी बात समझ में, युग्मकोद्भिद जो आपने बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? युग्मक का उद्भव करेगा ही, क्योंकि लैंगिक जनन है, लैंगिक प्रजनन आप देख रहे हैं पादपों में, तो नर और मादा जो संरचना है उनका वापस से फ्यूजन होगा, जुड़ेंगे तभी तो वो डिप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, ये तो आपके पास क्या था? ये तो ए गुणित हो चुका था, जब अपन ने बात की चतुष्क बनते हैं तो वो ए गुणित हो चुका था, तो ए गुणित ही नर है, ए गुणित ही मादा है, तब वो वापस द्विगुणित होगा। तो यहां अपन ने लिखा है युग्मकोद्भिद, युग्मक का उद्भव करने वाली संरचना है ये मेल गेमेटोफाइट। हरी बात सुने, ये पहला पॉइंट है। दूसरा अगर अपन बात करें तो ये जो परागकण है, अलग अलग प्रजाति में, अलग अलग प्रकार के पादपों के पुष्प में अगर अपन देखेंगे तो इनकी जो संरचना है, ठीक है, नॉर्मली इनकी संरचना या इनके रंग की अगर अपन बात करें, कुछ जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर है, ठीक है, वो अलग अलग में क्या हो सकती है? अलग अलग वो हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल अपने को गिवन है एनसीईआरटी में, और वो एग्जाम्पल है हिबिस्कस का। ठीक है, हिबिस्कस जो पादप है उसमें अगर आप खुले हुए पुंकेसर, परागकोश, खुले परागकोश को आप टच करेंगे, आप उसे छुएंगे, तो आपको जो है येलो कलर का, पीला कलर का जो है वो आपकी उंगलियों पे चिपक जाएगा, ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वो चिपकने वाला जो पार्ट है वो क्या होंगे? वो परागकण ही होंगे। तो जो रंग है वो अलग अलग पादपों में, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग हो सकता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि हिबिस्कस पादप के खुले परागकोश को छूने पर आपको किस प्रकार का रंग टच होगा, जो भी उसकी लैंग्वेज वो बना देगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा ब्लू, ब्लैक, येलो, व्हाइट, तो ध्यान में रखना पीला। अलग अलग में अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबके अंदर पीला होता, नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी ऑप्शन में दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और दिया जाए कि सभी प्रकार की पादपों के जो परागकोश या परागकण जो है वो पीले होते हैं, सही है या गलत है, तो आपको बोल देना साहब गलत है। एनसीईआरटी में तो गिवन है कि केवल जो हिबिस्कस है, केवल का मतलब केवल एनसीईआरटी के हिसाब से, बाकी में भी हो सकता है, लेकिन हिबिस्कस जो है उसमें पीला होता है, सब में सेम नहीं होता है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? सिंपल सा तीसरा पॉइंट है। अब आगे की अगर अपन बात करें, आप चाहो तो जो भी परागकण है उसे देख सकते हो। वैसे तो आजकल तो टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है, स्कूल में भी माइक्रोस्कोप होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं,
तो जो पुष्प है उसको जो आपकी स्लाइड होती है उसके ऊपर पानी की बूंद डालेंगे, उस पर जो परागकोश है उस वहां से परागकण जो थोड़ा सा पुष्प को हिलाएंगे तो भी चले जाएंगे, उंगली से टच करके करेंगे तो भी वहां पर चले जाएंगे, और सूक्ष्म दृष्टि से आप वहां पर देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन, संरचना, नॉर्मल जो संरचना होती है वो कैसी होती है परागकण की। तो संरचना में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, वो आपको देखना है। संरचना की अगर आप बात करें तो जो परागकण है वो होते हैं नॉर्मली गोलीय होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। साइज वगैरह की आपसे पूछा जाए, ठीक है, शेप तो अपन ने देख लिया गोलीय है, साइज अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है आपके पास 25 से 50 माइक्रोमीटर। इस प्रकार का जो यू बना है ना, ये होता है माइक्रोमीटर। मीटर का भी छोटा रूप जो एक तरह से अपन कह रहे हैं, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी और छोटे जो होते हैं वो सबसे छोटे इकाई एक तरह से कह सकते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी से ही अपन इसे देख सकते हैं। अरे बात समझ में? तो ये आपके पास क्या है, इसके अपन ने बात कर ली है डायमीटर की। अब जो परागकण है उसकी जो गोलीय संरचना अपन ने बात की है उसकी बात करें तो यहां जो परागकण है, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, गोलीय है, लगभग गोलीय, ठीक है। अब इसकी जो गोलीय परागकण की जो बात करें, यहां पर कितनी भित्ति होती है? 2 भित्तियां होती है, 2 भित्तियां होती है। झिल्ली नहीं लिख रहा हूं मैं, भित्ति लिख रहा हूं, इस शब्द को भी आप ध्यान से देखेंगे। 2 भित्ति हुई तो ये बाहर वाली जो होती है इसे तो अपन बोलते हैं बाह्य चोल। चोल का मतलब होता है आवरण, बाह्य चोल, या इंग्लिश में इसे अपन बोलता है एक्साइन। इंग्लिश का शब्द भी आप ध्यान में रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और अंदर की जो होती है, अंदर वाली जो होती है उसे अपन कहते हैं अंतःचोल। हिंदी वाले शब्द तो इजी है लेकिन इंग्लिश वाले थोड़े से मुश्किल है, इसे अपन कहते हैं इंटाइन, ठीक है। एक हो गया एक्साइन और एक हो गया इंटाइन की 2 भित्तियां यहां पर होती है। यहां लिख देता हूं मैं बाह्य और दूसरी हो गई अपने पास अंत, ठीक है। डिफरेंस में बताऊंगा जिससे आपको समझ में ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो बाह्य जो झिल्ली होती है वो आपके पास कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है, हार्ड होती है। बाह्य झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। बनी किसकी होती है? वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है आज के टॉपिक का, स्पोरोपोलेनिन की ये बनी होती है, कठोर होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो आपके पास डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। आज तक एक भी ऐसे एंजाइम का पता नहीं चला है जो इसको डिग्रेड कर सके। डिग्रेड का मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपन उसको तोड़ सके, एक तरह से ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंजाइम अपने को नहीं पता चला जो स्पोरोपोलेनिन को यहां से डिग्रेड कर सके। हार्ड होती है, ठीक है। और पावर की बात करें तो सबसे हार्डेस्ट यही है एक तरह से, ये जो है स्पोरोपोलेनिन। चाहे तो आप उच्च तापमान ले लो, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, अम्ल या क्षार, ये इससे भी क्या होता है? डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। आर्या समझ, उच्च ताप ले लो, कोई भी अम्ल ले लो, कोई भी क्षार ले लो, कोई भी एंजाइम की अगर अपन बात करें तो उससे भी ये डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ जो है वो अपने को आज की तारीख में ज्ञात है, ठीक है। कार्बनिक है, ये ध्यान में रखना, अकार्बनिक नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना कैसा है, ये है कार्बनिक, ठीक है। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल आपसे पूछा जाए, सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ आपसे पूछा जाए तो वो है स्पोरोपोलेनिन। कहां मिलता है? परागकण की जो बाह्य झिल्ली होती है, बाह्य चोल होता है, वो इसी से बना होता है, वो वहां पर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें, एक नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात करें तो ये जो परागकण की जो बाह्य जो भित्ति की अपन बात कर रहे हैं, ये असतत होती है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है। ये तो मैंने बना दिया कंटिन्यू, लेकिन ये एक्चुअल में कंटिन्यू नहीं होती। एक ऐसा रीजन होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। एक ऐसा रीजन, किसका रीजन? मतलब कारण नहीं बोल रहा हूं मैं, रीजन जो आपके पास क्षेत्र की बात करें एक तरह से, तो बाह्य चोल का ऐसा क्षेत्र जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है उसे अपन बोलते हैं जर्मपोर, या हिंदी में लिखते हैं जिसे जनन छिद्र, ठीक है। जर्मपोर या जनन छिद्र इसे कहते हैं,
ध्यान में आ रही बात, समझ में आ रही? असतत क्यों बोला? सतत तो तब होता जब ये पूरा गोला बना देता है, स्पोरोपोलिन सब जगह होती है, लेकिन एक ऐसा रीजन होता है जहां पर स्पोरोपोलिन क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और इससे यहां पर एक अनुपस्थित जहां पर होगी, जैसे ये आपके पास इस प्रकार से, अब यहां अनुपस्थित है तो ये एक छिद्र बना लेगा, और इसी छिद्र को अपन बोलते हैं जर्मपोर या जनन छिद्र। क्या बोल रहे हैं? जर्मपोर या जनन छिद्र। इसका रोल क्या, एनसीईआरटी वाले ने क्वेश्चन भी पूछा है कि इसका रोल क्या है, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो जो जनन छिद्र है उसका रोल क्या है, सबसे पहली बात तो ये जनन छिद्र का काम क्या है। तो आगे जब अपन चलेंगे, मैंने एक शब्द लिखा है यहां पर, गेमेटोफाइट, युग्मक उद्भिद युग्मक का निर्माण करेगा एक तरह से। तो परागकण जो है, अगर अपन इसे एक कोशिका माने, मान लो ये कोशिका आपके पास, तो इसके अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा, ठीक है। केंद्रक या युग्मक जो आगे होगा, अगर आगे की स्ट्रक्चर और अपन देखेंगे, तो ये जो भी गेमेट यहां पर युग्मक जो भी है, इसको मादा तक तो जाना होगा ना। जैसे ये मादा की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होती है, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय, ठीक है। तो यहां जब परागकण आएगा तो क्या होगा, ये इसी पोर से जब अंदर का पार्ट जो भी होगा वो बाहर आएगा, तो यहां पर एक नलिका का निर्माण करेगा, जो जिसे अपन कहते हैं पराग नलिका, सुना होगा पराग नलिका। तो जो पराग नलिका बनेगी वो इसके अंदर से जाएगी और अंडाशय तक जाएगी, और यहां आने के बाद में एन और एन जब जुड़ेंगे तो 2n बनेंगे, तो बाद की प्रोसेस। तो पराग जो जनन छिद्र है उसका रोल मैं बता रहा हूं कि जो पराग नलिका का जो इनिशिएट करता है, जो स्टार्ट करता है, वो जनन छिद्र से ही होगा, ठीक है। इसी से आपके पास होगा, और जो युग्मक है वो यहां से क्या होंगे, बाहर की ओर आएंगे। आ रही बात समझ? तो ये जनन छिद्र है, उसका रोल मैंने बता दिया है। तो स्पोरोपोलिन की बात करें तो स्पोरोपोलिन जो है कार्बनिक पदार्थ है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट है, एंजाइम वगैरह कुछ भी नहीं मिला जो इसको डिग्रेड कर सके, और इसी कारण से जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स का मतलब आपको समझ में आता है, फॉसिल्स का मतलब आपको समझ में आता होगा कि जिसे अपन क्या बोलते हैं, हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे जमीन में आप देखते हो कि खुदाई हो रही है कहीं से, किसी की हड्डियां निकल रही है, किसी का क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह से फॉसिल्स, अवशेष जिसे अपन कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जो फॉसिल्स है, इसी स्पोरोपोलिन की वजह से काफी सालों पहले के जो परागकण जो है वो आज भी अपने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कठोरता में इसको खत्म करने वाला कोई भी एंजाइम अभी तक पता नहीं चला है, सालों साल तक ये रह सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना। इसी की वजह से स्पोरोपोलिन का अगर प्रश्न पूछा जाए, इसी की वजह से वो क्या फॉसिल है, संरक्षित है एक तरह से। दूसरी बात करते हैं अंते की, अंते या इंटाइन जिसे बोला, तो अंते जो झिल्ली है, जो ब्लैक कलर में यहां पर लिखा है, वो आपके पास क्या होती है, एक तरह से सॉफ्ट होती है, ठीक है, मुलायम जिसे अपन कह सकते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं। और वो जो होती है वो यहां तो लिखा है असतत, और वो होती है सतत, ठीक है। सतत होती है और पतली होती है, अंदर वाली क्या होती है, पतली यहां पर होती है, और सतत होती है, कंटिन्यू होती है, इसमें कोई भी छिद्र नहीं होता है। अब बोले छिद्र नहीं होगा तो अंदर का जो है वो बाहर कैसे जाएगा, इसके लिए मैंने लिखा दिया पतली होती है। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे यहां से एक क्रॉस करके सीधा यहाँ चला जाता है, ठीक है। सतत होती है और पतली होती है। अब बनी किससे होती है, तो स्पोरोपोलिन की होती है। ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है पेक्टो सेल्यूलोज। इस शब्द को आपने सुना होगा, जो मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है उसके अंदर। पेक्टो सेल्यूलोज जो है वो दो जो पदार्थ है उससे बनता है, एक तो पेक्टिन, इंग्लिश में लिख देता हूं, और दूसरा सेल्यूलोज, ठीक है। कंपाउंड बायोमोलिक्यूल है, एक तरह से मिश्रित कह सकते हैं जैसे, जिसके अंदर सेल्यूलोज आ रहा है, जिसके अंदर पेक्टिन आ रहा है, मतलब ये अलग अलग है लेकिन फिर भी एक साथ मिल रहे हैं, तो वो पेक्टो सेल्यूलोज है। उसी से बनी होती है जो अंते झिल्ली होती है, सॉरी अंते भित्ति, झिल्ली नहीं, अंते जो भित्ति होती है वो इसी से बनी होती है। अंते चोल जिसे अपन कह रहे हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। क्लियर है? तो सिंपल से आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि अंतःचोल की अपन ने बात कर ली, भित्ति है, दोनों भित्ति है, तो अंदर क्या कोई झिल्ली होती है या नहीं होती, ठीक है। ये तो भित्ति लिखा है ना यार, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी लिखा है, यहां पर ये भित्ति है इसलिए यहां पर भित्ति लिखा है। तो जो साइटोप्लाज्म है, किसका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा परागकण का, ये साइटोप्लाज्म मान लो, ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसे अपन कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके चारों तरफ पतली झिल्ली भी होती है भाई साहब। क्या होती है, ये सिंपल सी पतली सी झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके चारों तरफ होती है, जो हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है,
और जब भी परागकण क्या होता है, मेच्योर होता है, क्या होता है, परिपक्व होता है, तो उस परिपक्वता के बाद में जो साइटोप्लाज्म है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर यहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं अपने को देखने को मिल जाती। कितने प्रकार की? दो प्रकार के। तो मेच्योर जब होता है तो इसी चित्र में मैं आपको बता दूं, चलो अलग से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने पास है एक्साइन या जर्म पोर बना देता हूं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसको नहीं बना रहा हूं मैं, और बना दिया मैंने। और ये आपके पास होती है इंटाइन, या जिसे अपन बोलते हैं अंत्यचूल, और ये कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य में आपके पास जब मेच्योर होता है परागकण, तो आपको दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब कोशिकाएं मिल रही तो उसके अंदर क्या होगा, केंद्रक भी होगा। जैसे मान लो अभी इसके अंदर क्या है, ये केंद्रक है सिंपल सा, ठीक है। ये कोशिका तो इसके अंदर भी केंद्रक है, और यहां जब एक से दो कोशिका अंदर की ओर जो बनी है, तो मतलब दो केंद्रक भी आपके इसके अंदर यहां पर होंगे। कोशिकाएं जो दो है उसमें से जो उनके लिए शब्द अपन यूज में लेते हैं, जो बड़ी कोशिका आपके पास होती है उसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव या कायिक कोशिका। जो बड़ी होती है वो कौन सी होती है? कायिक होती है। जो छोटी होती है वो क्या होती है? उसे अपन क्या बोलेंगे? सिंपल सा, ये वेजिटेटिव लिख देता हूं मैं इंग्लिश में, वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव क्या होती है? बड़ी यहां पर होती है कोशिका जो होती है, वो क्या होती है? बड़ी सिंपल सी यहां पर होती है। और जो छोटी आपके पास होती है उसे अपन बोलते हैं जनरेटिव या जननी कोशिका भी इसे अपन बोल सकते हैं। इंग्लिश का शब्द आप ध्यान में रखेंगे तो काम आसान होगा। जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव कोशिका। बड़ी को अपन ने बोला कायिक, छोटी को अपन ने बोला जननी या जनरेटिव कोशिका, सिंपल सा बोला। जो कायिक कोशिका होती है उसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर फूड रिजर्व रहता है, मतलब भोजन यहां पर क्या रहता है? संरक्षित रहता है, फूड रिजर्व रहता है। और साथ साथ में इसका जो केंद्रक होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, असममितीय होता है, मतलब स्पेसिफिक उसका शेप नहीं होता है, ठीक है। जो केंद्रक है, क्योंकि कोशिका है तो कोशिका का केंद्रक भी होगा, तो जैसे मान लो ये आपके पास क्या केंद्रक है, तो इसका जो है स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ी होती है। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है यहां पर क्या होता है? खाद्य पदार्थ का संग्रहण रहता है एक तरह से, जिसमें हमने फूड रिजर्व लिख दिया है। जबकि दूसरी कोशिका की जो बात कर रहे हैं, जननी की या जनरेटिव सेल की अपन यहां पर जो बात कर रहे हैं, वो क्या होती है भाई साहब? ये तो थी बड़ी कोशिका, ये होती है आपके पास छोटी। कौन सी कोशिका? कैसी होती है? ये आपके पास होती है छोटी कोशिका। छोटे के साथ साथ में यहां जो केंद्रक होगा वो आपके पास स्पिंडल शेप में मिलेगा। स्पिंडल जिसे अपन बोलते हैं तरकू, ठीक है, तुर्कू भी लिखा होता है कुछ कुछ एनसीईआरटी में, जो गलत है एक तरह से। स्पिंडल शेप आपको ध्यान में रखना है। ये आपके पास हो गया केंद्रक स्पिंडल शेप का। तो दो प्रकार की कोशिका होती है आफ्टर मैच्योरेशन, परिपक्वन की बाद में, पहले नहीं, परिपक्वन के बाद में दो प्रकार की कोशिकाएं आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। एक होती है कायिक और दूसरी होती है जननी। अधिकतर केस में क्या होता है? जो जननी कोशिका जनरेटिव सेल है वो इसी कायिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसी में तैरती रहती है, उसी में क्या करती है? तैरती रहती है। और एक और पॉइंट की यहां पर अगर अपन बात करें तो जो एंजियोस्पर्म है, क्योंकि पुष्पी पादपों में ही अपन पढ़ रहे हैं, 60% एंजियोस्पर्म में आपको जो परागकण की कोशिका, परागकण की जो बात कर रहे हैं, वो 2 सेल स्टेज में ही वो क्या होता है? यहां से रिलीज होते हैं। मतलब जब यहां से परागकण जो है मादा की ओर जाएगा, जैसे अभी मैंने वर्तिकाग्र वगैरह बताया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय वाला जो बताया था, तो अधिकतर केस में जब परागकण जो है पुष्प से फ्री हो रहे, रिलीज हो रहे हैं, तो वो केवल 2 कोशी की अवस्था में ही होगा। एक उसमें कायिक होगी और दूसरी उसमें क्या होगी? जननी का आपको देखने को मिलेगी 60% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर। लेकिन जो बाकी की जो स्पीशीज है, बाकी की जो जाति है, उसके अंदर क्या होता है? जो जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल बताई जा रही है ना, छोटी मैंने लिखी, ये 1 से 2 बना लेगी, ठीक है। तो 2 तो ये हो गई और 1 ही हो गई। तो बाकी जो रिमेनिंग आपके पास बचे हुए जो भी स्पीशीज है, ठीक है, उसमें 3 सेल स्टेज में पराग यहां से मुक्त होता है। 3 में कैसे? क्योंकि जननिक में समसूत्री विभाजन हुआ, वो 1 से 2 बनाएगी, तो 2 तो ये हो गई यहां पर, और 1 कायिक हो गई, तो वो कैसा हो गया अपने पास? सिंपल सा 3 सेल स्टेज यहां पर हो गया। सारी बात समझ? बाकी के 60% में तो यही अपने को देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये जो है अपने पास क्या सारा सब कुछ है परागकण या पोलिन ग्रेन के बारे में। अब बाकी भी इसके अंदर जैसे बता रखे परागकण का यूज क्या है क्या नहीं है,
बीमारियां हो सकती है नहीं हो सकती, तो वो अलग सा छोटा सा सेशन है, उससे अपन डिस्कस कर लेंगे। मेनली जो था वो यही था, और बड़ा लेसन मैं इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि समझने में दिक्कत आती है और थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है। मान लो इसको समझना था तो इसको आपने समझ लिया, मान लो आपको पराकण के जो यूज वाला है, जो भी आगे बीमारी वाला है वो समझना था, तो अगर मैं इसके साथ ही बना था तो आप ढूंढते रह जाते कहाँ है और कहाँ नहीं। इसीलिए छोटे छोटे सेशन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे कि सिंगल शॉट करना या नहीं करना, वो सब बाद की बात है। और सिंगल शॉट आपको अभी देखना भी नहीं है कहीं से भी। सिंगल शॉट होते हैं एग्जाम टाइम के लिए, जिसमें फास्ट फॉरवर्ड करके आप फटाफट से उसका रिवीजन कर लो एक साथ ही, ठीक है। तो बाद की बात है, जब एग्जाम आएगा तब तक अपन कर लेंगे। अभी उम्मीद मैं करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, हो सके तो खुद के नोट्स बनाइए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।